हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे 26 फरवरी के एडिटोरियल की, और यहाँ हम सेकंड एडिटोरियल जो है आज का वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एडिटोरियल कोविड आधारित था, तो मैंने सोचा कि उसको ड्रॉप किया जाए। दूसरा आर्टिकल हम पढ़ेंगे, और स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ कुछ कोर्सेज़ के बारे में। तो ग्रामर के कोर्स में अब प्रेपोजिशन के 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। पार्ट नंबर 3 आज अपलोड होगा, ठीक है। इससे पहले 6 टॉपिक्स हो चुके थे। ये टॉपिक नंबर 7 चल रहा है, 2 पार्ट्स इसके आ चुके हैं। तो ये कोर्स आप बाई कर सकते हैं। यहाँ देखो, हर एक वीडियो मतलब इसी डिजिटल बोर्ड पर ही वीडियो बनाया जा रहा है। पीडीएफ इसका आपको उपलब्ध होता है, जो भी क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ मिलेगा, और बहुत बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन कोर्स है। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, अगर ग्रामर वहाँ पूछी जा रही है तो निश्चित रूप से ये कोर्स बहुत ही उपयोगी है। इसमें साथ में वोकैब भी हम डिस्कस करते हैं। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जो भी कोर्स आप बाई करना चाहे उसके लिए एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे तो और भी बहुत सारे कोर्सेज कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगे। इन कोर्सेज में एक कोर्स है पैराजंबल और क्लोज टेस्ट का। ये कोर्स आप बाई कर सकते हैं। यहाँ जो भी क्लोज टेस्ट या पैराजंबल मिलते हैं वो सब के सब न्यूज़पेपर से बनाकर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। कुछ ई बुक्स उपलब्ध हैं, जिनमें से 3 ई बुक्स तो एडिटोरियल वर्ड्स की बुक हैं। उसमें आपको हर एक वर्ड का सेंटेंस, हिंदी में मीनिंग, अंग्रेजी में मीनिंग, ठीक है, ये सब कुछ मिलता है। और पार्ट ऑफ स्पीच क्या है वो भी आपको दिया हुआ मिलेगा। ये वाला जो कोर्स है द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, ये वेंसडे को स्टार्ट करते हैं। तो एक बैच तो 2 दिन पहले स्टार्ट किया था हमने। अब ये नेक्स्ट बैच होगा, वो नेक्स्ट वेंसडे को स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये कोर्स आप बाई कर सकते हैं। अभी तक 82 बैचेस हम लोग इसमें चला चुके हैं। 82 बिल्कुल बहुत दिनों से चल रहा है। 83rd बैच अब स्टार्ट करेंगे हम इस वेंसडे को, तो इसके आप बाई कर सकते हैं। यहाँ 2 एडिटोरियल्स पर डे मिलते हैं और दोनों एडिटोरियल्स का पीडीएफ मिलता है। एक एडिटोरियल ये सेम होता है जो आपको शाम को 5 बजे आप देख रहे हैं। एक एडिटोरियल आपको एक एक्स्ट्रा मिलेगा, उसका पीडीएफ मिलेगा, लेकिन वो बोर्ड पर नहीं होता है। तो सबसे पहले तो हम हमेशा की तरह कॉमन एरर से करेंगे स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखो, द ऑस्टेंसिबल रीजन। ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है सीमिंग या एपेरेंट, जो देखने पर लगता है, ऊपरी तौर पर लगता है। तो जो ऊपरी तौर पर देखने पर लगता है कारण कि मिस्टर ओली का डिसीजन ऐसा कैसे रहा, क्लियरली विदाउट एनी मेरिट, जिसका कोई संवैधानिक आधार नहीं था, वॉज इनर पार्टी इंट्रीग, वो पार्टी के अंदर का कोई षड्यंत्र था, विद इन द रूलिंग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एनसीपी के भीतर, ठीक है। कोई गलती नहीं है, सब कुछ ठीक है यहाँ पे। नंबर 2 देखो, मिस्टर ओली हैड आर्ग्यूड, मिस्टर ओली ने एक तर्क दिया, आर्ग्यू किया दैट ही रिक्वायर्ड द सपोर्ट ऑफ ए 2/3 मेजोरिटी, कि उनको ज़रूरत है 2/3 मेजोरिटी के सपोर्ट की। देखो 2 के बाद आप दे रहे हो, ये फ्रैक्शन नंबर होते हैं, भिन्न संख्याएं होती हैं। आप 1 के अतिरिक्त कुछ भी लगाते हो तो 2/3 यहाँ पे आएगा, 2/3 नहीं आएगा, 2/3 गलती है 1 नंबर में। थर्ड है हैविंग रिसीव्ड सच स्टिंगिंग रिब्यूक। स्टिंगिंग का मतलब थरो होता है या फिर वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत कड़ी। रिब्यूक का मतलब फटकार, तो काफ़ी फटकार लगने के बाद, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म मतलब ऐसा करने के बाद, सच स्टिंगिंग रिब्यूक, तो ऐसी एक बहुत कड़ी फटकार लगने के बाद, डांट लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा द राइट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर मिस्टर ओली। अब मिस्टर ओली के लिए सही काम क्या होगा, शुड बी टू रिजाइन ऑन मॉरल ग्राउंड्स, वो ये होगा कि वो अब नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दें। यहाँ पे गलती है दोस्तों, सच के बाद में ये जो रिब्यूक आ रहा है, ये आप इसके पहले ए लगाएंगे। काउंटेबल है, फटकार को बोलते हैं, डांट को बोलते हैं सच अ स्टिंगिंग रिब्यूक। सच के बाद जो भी नाउन लगता है उससे पहले आर्टिकल लगाते हैं, अगर वो काउंटेबल है तो। अगर पहले से प्लूरल है तो फिर आर्टिकल लगाने की ए एन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे सच अ स्टिंगिंग रिब्यूक, ये आपका आंसर होना चाहिए 1 नंबर, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करें आज का एडिटोरियल। जुडिशियल ब्लॉ के नाम से आर्टिकल है। ये नेपाल की राजनीति पर आधारित आर्टिकल है। नेपाल में जो प्रधानमंत्री, अभी तो खैर ये हटे हुए हैं, ओली हैं, उन्होंने संसद को भंग कर दिया था। अभी राजनीतिक अस्थिरता वहाँ पे है, उसी को लेकर आर्टिकल लिखा गया जुडिशियल ब्लो। जुडिशियल का मतलब होता है रिलेटेड टू जजेस, रिलेटेड टू लॉ ऑफ कोर्ट, कोर्ट से संबंधित। ब्लो का मतलब होता है आघात, प्रहार, ठीक है, स्ट्राइक। कोई पंच लगाता है बॉक्सिंग में तो उसको बोलते हैं ब्लो, ठीक है, प्रहार। तो जुडिशियल ब्लो का मतलब है यहाँ पे एक कोर्ट की तरफ से एक ऐसा डिसीजन आया है जो एक प्रकार से ओली के लिए एक प्रहार की तरह है, एक प्रकार से पंच की तरह है, एक प्रकार से स्ट्राइक की तरह है। जुडिशियल एडजेक्टिव है, ब्लो यहाँ पे नाउन है, ठीक है। तो करें स्टार्ट। और अगर आप पिछले काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि मैं क्या बोलता हूँ शुरुआत में। अगर आप नए जुड़े हैं तो समझिए, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आप समझते हैं मेरे साथ। यहाँ पर आप वोकेबलरी सीखते हैं, आप कॉम्प्रीहेंशन सीखते हैं, आप ट्रांसलेशन सीखते हैं,
इसके अतिरिक्त आप ग्रामर यहाँ पे बताता रहता हूँ बीच बीच में, वो चीज़ सीखोगे। तो एक ऐसा सेशन है, एक अच्छे तरीके से डिज़ाइंड सेशन है जहाँ पर आप ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, ये तीनों चीज़ें साथ साथ में सीखेंगे। और चूंकि आपको पता है कि हम करंट आर्टिकल लेते हैं, आज का ही एडिटोरियल है, तो जो करंट हैपनिंग्स हैं वर्ल्ड वाइड वो भी हम लोग समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। बस आपको करना ये होता है, कान में ईयरफोन लगाएं और सामने बैठें आधा घंटे के लिए, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट का सेशन, जो भी डिपेंड करता है फिर कितना बड़ा सेशन है, किस तरीके का आर्टिकल है। कई बार स्पोर्ट्स आर्टिकल आता है, काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। कई बार फाइनेंशियल आर्टिकल है, काफ़ी लंबा टाइम लगता है। पॉलिटिकल आर्टिकल से थोड़ा सा छोटा आर्टिकल होता है, कम समय लगता है। तो आपको सिंपल सा काम करना है, हर शाम 5 बजे मंडे टू फ्राइडे बैठना है, स्क्रीन के सामने मोबाइल लेकर बैठें और इसको फिर आप ईयरफोन लगा के सुने, अच्छे से सुने। उससे पहले एक काम कर सकते हैं आप, उससे पहले आप इस आर्टिकल को खुद से पढ़ सकते हैं। अगर आप खुद से इसको पढ़ें, क्योंकि इसका PDF तो खैर कहीं ना कहीं तो उपलब्ध हो ही जाता है, और कई लोग जैसे PDF आजकल द हिंदू का नहीं मिलता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इसके लिए एक एप्लीकेशन है द हिंदू का, वो डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद में ये आर्टिकल पढ़ लीजिए, क्योंकि 2 आर्टिकल्स होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, जो साइड वाले होते हैं उन्हीं में से मैं डिस्कस करता हूँ, और अमूमन मैं फर्स्ट एडिटोरियल ही लेता हूँ, ठीक है। तो वो आप देख लिया कीजिए। और वैसे मैं जब इसको लगा देता हूँ पहले ही प्रीमियर में सुबह, तो आप इसको देखा करें कि मैंने कौन सा आर्टिकल पढ़ा है, टाइटल उसका दिया हुआ रहता है। तो उस टाइटल को देखकर पहले खुद इसको पढ़ें, उसके बाद में ये आर्टिकल देखोगे, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर आप वास्तव में सीरियस हैं इंग्लिश सीखने को लेकर, तो ये प्रोसेस जो बता रहा हूँ उसको पूरा करें। और सबसे बड़ी बात, रिवीजन जरूर करें, क्योंकि जितना आपने पढ़ा है पहले उसको रिवाइज कर लोगे तो एक अलग कॉन्फिडेंस आप में रहेगा, और फिर आप नेक्स्ट आर्टिकल जो पढ़ते हो उसमें इंटरेस्ट भी डेवलप होता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप ऐसे ही पढ़ते जाते हो फॉर्मेलिटी के लिए कि ठीक है शाम को 5 बजे मुझे पढ़ लेना है, आपने कोई रिवीजन नहीं किया, कोई पिछले वर्ड्स याद नहीं है, पिछले जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस जो मैंने किए थे वो आपको याद नहीं है, वो सब निकल गया दिमाग से, तो फिर आप मान के चलो कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, फिर आपको चीज़ें देखनी नहीं चाहिए। ये मेरा सजेशन आपको व्यक्तिगत, कि बिल्कुल भी ऐसे ना देखें जिस तरीके से बताया कि भाई फॉर्मेलिटी अगर करने के लिए पढ़ रहे हो तो फिर मतलब नहीं है। अगर आप वास्तव में सीखना चाहते हो तो आप आएँ, तो आप पूरा सेशन देखें, और कंप्लीट सेशन देखते हो, और अगर 6 मंथ्स तक मेरे साथ देखते रहते हो तो यकीन मानो आपको एडिटोरियल पढ़ना, समझना सब आ जाएगा, और अल्टीमेटली आप लिखना भी सीख जाएंगे। मीन्स लिखना के लिए काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर राइटिंग स्किल्स इंप्रूव नहीं हो रही है, हम लोग अपने थॉट्स को लिख नहीं पाते हैं, तो वो भी आप करने लग जाएंगे अगर आप रेगुलर 6 मंथ्स तक कंटिन्यूसली देखते हैं, रिविजन करते हैं। तो इसकी समरी लिख सकते हो, 1-2 बच्चे लिखते हैं, अनीश नाम का एक बच्चा वो लिखता है ना, 1-2 स्टूडेंट्स, पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, आजकल तो मैं खैर बताता नहीं हूँ, सीधा आके मैं स्टार्ट करता हूँ, इसलिए बातचीत इतनी नहीं हो पाती हमारी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे शुरुआत में, तो है ना, तो लेकिन अब आप लोग जुड़े हो उस लिस्ट में, समरी लिख सकते हो। अनीश की समरी देखा करें आप, बहुत अच्छे से वो बच्चा लिखता है, पूरा उसका टाइम देखो, अगर आप देखोगे ना आर्टिकल को कितना अच्छे से उसने लिखा है, जो मैंने पढ़ाया है उसको समराइज वो कर देता है, अपने शब्दों में लिखता है वो, ठीक है। कभी एडिटोरियल नहीं आता सैटरडे संडे को, सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है, तो उस दिन भी वो पिछले पुराने एडिटोरियल्स हैं उसकी समरी लिखता है। तो बहुत अच्छे, बहुत अप्रिशिएट करने वाले एफर्ट्स उसके हैं, तो आप भी ऐसे एफर्ट्स पुट करो और कर सकते हैं आप बेहतर, अगर आप वास्तव में सीखना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसा पढ़ने से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर लो आप, बहुत बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। आइए स्टार्ट करें। शेयर ज़रूर कर दीजिए, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, आप ज़रूर से इसे शेयर कर दिया कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होता क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट की ऐसी बेंच होती है जहाँ पे 5 जजेस कम से कम होते हैं। ऐसी बेंच, ऐसी पीठ जिसमें कम से कम 5 जजेस होते हैं किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, कोई भी वर्डिक्ट सुनाने के लिए, किसी निर्णय पर पहुँचने के लिए, उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच किसकी है? सुप्रीम कोर्ट नेपाल की, ठीक है। क्वाइट राइटली एडवर्ब है तो क्वाइट भी एडवर्ब है। अच्छा, क्वाइट से पहले अगर कोई एडवर्ब आता है तो वो गलत होता है, लेकिन क्वाइट दूसरे की विशेषता बता सकता है, ठीक है। एक एडवर्ब को मॉडिफाई करने का काम दूसरा एडवर्ब ही कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल जो है, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, उसने बिल्कुल ठीक तरीके से ओवरटर्न कर दिया है। ओवरटर्न का मतलब होता है कैंसिल कर देना या बदल देना, कैंसिल, या फिर आप इसको रिपील कह सकते हो, रद्द कर देना, या फिर आप इसे रेसिंड कह सकते हो, रद्द कर देना, या चेंज करना भी इसको बोलते हैं। तो इसने बदल दिया है, रद्द कर दिया है। क्या? प्राइम मिनिस्टर केपी ओली का डिसीजन। क्या डिसीजन था इनका? यूनिलैटरली एडवर्ब है, एक पक्षीय, बाइलेटरली होता तो द्विपक्षीय होता, मल्टीलेटरली होता बहुपक्षीय होता। तो लेटरल जो ये रूट है ना इसका मतलब साइड होता है,
ठीक है। यूनी का मतलब एक होता है, बाई का मतलब दो होता है, मल्टी का मतलब दो से अधिक होता है, ट्राई है तो तीन होता है, ऐसे इसको यूज कर सकते हो। तो इनका डिसीजन था एक पक्षीय, मतलब किसी से डिसीजन मतलब डिस्कशन नहीं किया, खुद अपने तरीके से निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? डिसॉल्व पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को भंग करने का। ये डिसॉल्व जो है इसके लिए आप डिसबैंड एक शब्द यूज कर सकते हो, डिसबैंड करना, ठीक है, डिसमिस करना। तो पार्लियामेंट को भंग करने का इनका निर्णय था। कब की बात है? दिसंबर 2020। इसमें जब आप मंथ का नेम लेते हो, जब आप ईयर का नेम लेते हो तो इन लगता है। एंड विच वॉज लेटर अप्रूव्ड। और ये जो डिसीजन था ना, विच इसके लिए आ रहा है डिसीजन के लिए, ये बाद में अप्रूव कर दिया गया। वॉज लेटर, लेटर का मतलब लेटर जो है वो बाद में इसके लिए आता है, टाइम के लिए आता है, ठीक है। ये एक डिटर्मिनर होता है। और ये वॉज अप्रूव्ड है, ये पैसिव वॉइस है। किसके द्वारा? वहां के राष्ट्रपति हैं विद्यादेवी भंडारी, उनके द्वारा। तो यहां तक की अगर बात करें तो सब्जेक्ट आपका है ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, वर्ब इसकी है ओवरटर्न्ड, ठीक है। उसके बाद में सीखने योग्य ओवरटर्न का सिनोनिम मैंने लिख दिए हैं, डिसॉल्व के सिनोनिम ये लिखे हुए हैं, बाकी सब कुछ सिंपल है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल है उसके कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ना, उसने बिल्कुल ठीक तरीके से प्राइम मिनिस्टर केपी ओली का डिसीजन रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया, खारिज कर दिया। क्या डिसीजन था? एक पक्षीय इन्होंने डिसीजन लिया था पार्लियामेंट को भंग करने का। पार्लियामेंट से पहले कोई आर्टिकल लगता नहीं है। कब की बात है? दिसंबर 2020 की। और उसके बाद इसको अप्रूव कर दिया गया किसके द्वारा? वहां के प्रेसिडेंट विद्यादेवी भंडारी के द्वारा। समझ में आ गया? आगे देखो। द ऑस्टेंसिबल रीजन, ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है एपेरेंट, ऑस्टेंसिबल से मतलब होता है एपेरेंट या फिर सीमिंग, जो देखने पर लगता है, ऊपरी तौर पर देखने पर लगता है, ठीक है, प्रत्यक्ष जिसको बोल सकते हो। तो जो ऊपरी तौर पर कारण लगता है ना मिस्टर ओली के डिसीजन का, क्लियरली विदाउट एनी मेरिट। ये विदाउट एनी मेरिट का मतलब क्या है? इसका मतलब है इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है, है ना। इट डज नॉट हैव एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, है ना, ये कहलाएगा विदाउट एनी मेरिट। तो मिस्टर ओली के डिसीजन का जो मतलब एक ऊपरी तौर पर देखने पे लगता है कारण क्या है? क्लियरली विदाउट एनी मेरिट, बिना कोई आधार के, वो ये कारण था वॉज इनर पार्टी इंट्रीग। इंट्रीग का मतलब होता है कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र। तो ये आधार था षड्यंत्र, किसमें? विद इन द रूलिंग नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी, एनसीपी, जो सत्ताधारी पार्टी है। रूलिंग का मतलब जो फिलहाल सत्ता में बनी हुई है, इस पार्टी के भीतर षड्यंत्र चल रहा था। इसके कारण उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया। ये देखने पे लगता है, अगर आप ऊपर से मामले को देखना चाहें, गहराई में ना जाएं तो सब्जेक्ट इसका ऑस्टेंसिबल रीजन था, इसकी वर्ब जो है वो वॉज है, ठीक है। ये विच है वो इनके डिसीजन के लिए आया है, और इसकी वर्ब है वो वॉज है, ठीक है। आगे देखो। द कोर्ट करेक्टली ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मतलब होता है नोटिस करना, ऑब्जर्व का मतलब होता है नोटिस करना। काफी बार ये वर्ड मिलेगा आपको एडिटोरियल्स में। तो कोर्ट ने बिल्कुल ठीक तरीके से ऑब्जर्व किया, करेक्टली एडवर्ब है, ठीक है। कोर्ट यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये ऑब्जर्व्ड है। दैट की कंजंक्शन है। देयर वॉज, देयर से यहाँ पे स्टार्ट हो गया, कंजंक्शन लग गया, इसका मतलब वी कैन सी दैट देयर विल बी अ न्यू क्लॉज। तो देयर से यहाँ पे एक नया उपवाक्य स्टार्ट हो रहा है। उपवाक्य स्टार्ट हो रहा है तो आप मान के चलो कि इफ यू इनिशिएट अ सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ देयर देन यू विल हैव टू फॉलो इन्वर्जन, मींस द वर्ब विल बी यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे वॉज जो है वो पॉसिबिलिटी के पहले लग रहा है, पॉसिबिलिटी को देखकर लग रहा है। पॉसिबिलिटी आपका सब्जेक्ट है तो ये इसकी वर्ब, पॉसिबिलिटी नाउन है, द डिटर्मिनर है। तो कह रहा है जो कोर्ट है उसने बिल्कुल ठीक तरीके से नोटिस किया है कि देयर वॉज द पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू गवर्नमेंट, की ऐसी संभावना थी। कैसी संभावना? फॉर्मेशन की, बनाने की। फॉर्मेशन नाउन है, द आपका डिटर्मिनर है, ऑफ प्रीपोजिशन है, ऑफ ए न्यू गवर्नमेंट। और किसका फॉर्मेशन? एक नई सरकार का। इन केस, किस स्थिति में? इन केस का मतलब इफ, है ना, इस स्थिति में। कौन सी स्थिति? मिस्टर ओली डिड नॉट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट, कि यदि मिस्टर ओली ने कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट, संसद में विश्वास मत हासिल नहीं किया, तो फिर नई सरकार बनानी पड़ सकती है। एंड देयरफॉर, और इसीलिए रूल्ड हिज डिसीजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसीलिए कोर्ट ने, ये कोर्ट सब्जेक्ट है इसका, रूल्ड निर्णय दिया कि उनका निर्णय जो है वो असंवैधानिक है। बात समझ में आ गई? फिर समझना। द कोर्ट सब्जेक्ट है, ऑब्जर्व्ड वर्ब है। द पॉसिबिलिटी सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है। मिस्टर ओली सब्जेक्ट है, डिड वर्ब है, ठीक है। डिड नॉट एंजॉय, है ना, ये पूरी वर्ब है। डिड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, एंजॉय यहाँ पे मेन वर्ब है। तो कोर्ट ने बिल्कुल ठीक तरीके से ऑब्जर्व किया कि पॉसिबिलिटी थी एक नई सरकार के बनाने की, किस स्थिति में? जब मिस्टर ओली ने, कि अगर मिस्टर ओली ने संसद का विश्वास मत हासिल नहीं किया तो यहाँ पे नई सरकार बन सकती है। और इसीलिए कोर्ट ने क्या किया, अपने इस डिसीजन जो है, ओली का जो डिसीजन है, उस डिसीजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये एडजेक्टिव होगा, एल एंडिंग वर्ड्स जनरली एडजेक्टिव्स होते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया कि असंवैधानिक निर्णय है, ठीक है। द एनसीपी है सिंस देन फ्रैक्चर्ड। फ्रैक्चर का मतलब ब्रेक होता है या डिवाइड होता है। इसका मतलब ब्रेक, भाई फ्रैक्चर जैसे हड्डियां टूट जाती है, फ्रैक्चर ही बोलते हैं, ब्रेक या फिर डिवाइड।
तो क्या कह रहा है कि द एनसीपी, ये राजनीतिक पार्टी होती, बिफोर द नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज वी हैव टू प्लेस द एज डिटर्मिनर, सो द एनसीपी है, हैज सिंस देन, तभी से, कब से, जब से इन्होंने कहा संसद भंग करने का निर्णय लिया, तभी से एनसीपी जो है वो फ्रैक्चर्ड, बढ़ चुकी है पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से बढ़ चुकी है। किस में? डिवाइड के साथ प्रेपोजिशन इनटू लगता है, तो ये बढ़ चुकी है दो फैक्शंस में, दो गुट में। फैक्शंस का मतलब ग्रुप, दो गुटों में। वन, एक गुट है लेड बाय मिस्टर ओली, जिसका नेतृत्व मिस्टर ओली कर रहे हैं, एंड द अदर, और दूसरा गुट है। अब ये अदर जो है दूसरे गुट के लिए आ रहा है, चूंकि निश्चित हो गया दो ही अगर हैं तो एक की बात हमने कर ली तो डेफिनेट हो गया, इस कारण से यहां पे द का प्रयोग है। दूसरा गुट कौन यहां पे लीड कर रहा है? पुष्पा कुमार दहल और माधव कुमार नेपाल, बोथ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, दोनों ही कौन है? भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं। हु यहां पे प्राइम मिनिस्टर्स के लिए आ रहा है। वो प्रधानमंत्री जो बिलोंग करते थे, बिलोंग के साथ टू लगेगा, संबंधित थे किससे? अर्स्टवाइल, अर्स्टवाइल का मतलब होता है फॉर्मर, जो संबंधित थे किससे? पहले के नेपाली माओइस्ट से, नेपाली माओवादियों से, एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः, जो पहले आया वो पहले के लिए, बाद वाला बाद के लिए। पुष्पा कुमार दहल का संबंध हो गया नेपाली माओइस्ट के लिए, और माधव कुमार नेपाल का हो गया किसके लिए? ये जो यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट है इसके लिए। बात समझ में आ गई? एक बार फिर समझना, एनसीपी तब से ही राजनीतिक रूप से दो गुटों में बट गई है। एक गुट का नेतृत्व मिस्टर ओली कर रहे हैं, दूसरे का नेतृत्व पुष्पा कुमार दहल कर रहे हैं, माधव कुमार नेपाल कर रहे हैं। दोनों ही भूतपूर्व प्रधानमंत्री है, हु जिनका संबंध था किससे? भूतपूर्व नेपाली माओइस्ट से। तो पुष्प कुमार दहल का संबंध तो इससे, और माधव कुमार नेपाल का संबंध कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से रेस्पेक्टिवली, क्रमशः। ठीक है, आगे देखो, दीज पार्टीज, ये जो पार्टियां हैं, दीज के साथ नाउन प्लूरल लगता है, दीज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर यहाँ पे नाउन नहीं होता तो इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहना पड़ता। दीज के सिंगुलर है वो दिस होता है, दीज नज़दीक के लिए आता है, दैट दूरी के लिए आता है, दैट का प्लूरल दोज होता है। बहुत सारी ग्रामर होती है, अगर सुनते चलोगे, सीखते चलोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। दीज पार्टीज हैड मर्ज्ड इनटू, मर्ज इनटू का मतलब विलय होना। ये जो पार्टीज हैं वो मर्ज हो गई, किस में? एनसीपी में। कब की बात है? 2018 की, 2018 में। ठीक है, ये जो पार्टियां हैं, कौन कौन सी पार्टियों की बात कर रहा है? ये दो पार्टियां, एक तो नेपाली माओइस्ट, दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। ये दोनों पार्टीज जो हैं वो मर्ज हो गई किस में? एनसीपी में 2018 में। जब ईयर का नेम आ गया तो फिर से देखो इन आ गया। बट दिस फ्रैक्चर, लेकिन ये जो विभाजन था, ये जो डिवाइड हुआ है, इज नॉट येट फॉर्मलाइज्ड। येट जो है वो नेगेटिव कंप्लीशन के लिए आता है, जब कोई काम आपका कंप्लीट नहीं होता है ना, उसके लिए आता है। तो ये जो फ्रैक्चर है, ये जो डिवाइड है, इज नॉट येट फॉर्मलाइज्ड, इसको अभी भी फॉर्मलाइज नहीं किया गया, औपचारिक इसने अमली जामा पहनाया नहीं गया। औपचारिक रूप से मतलब कहें कि ये पूरा नहीं हो पाया। इवन दो, यद्यपि द दहल नेपाल फैक्शन, यद्यपि ये जो गुट है इन दोनों का, हैज एक्सपेल्ड, इन्होंने एक्सपेल कर दिया। एक्सपेल का मतलब होता है एविक्ट करना, एक्सपेल का मतलब होता है एग्जाइल करना, या फिर होता है बैनिश करना, निकाल देना। ठीक है, इन्होंने निकाल दिया मिस्टर ओली को, किससे? पार्टी से। ठीक है, तो कह रहे हैं कि लेकिन ये जो फ्रैक्चर है, ये जो दिस, देखो दिस का सिंगुलर है और ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये जो डिवाइड है वो अभी तक फॉर्मलाइज नहीं हुआ है। यद्यपि दहल नेपाल फैक्शन ने, दहल नेपाल का जो गुट है, उसने मिस्टर ओली को पार्टी से निकाल दिया है इन डिफेंस ऑफ हिज डिसीजन। अब ये कह रहा है अपने डिसीजन की सुरक्षा में, कि उन्होंने डिसीजन क्यों लिया। ही वॉज आस्क्ड कि व्हाई डिड यू टेक सच अ डिसीजन, तो उनका आंसर ये आया कि भाई मैंने डिसीजन इसलिए लिया, तो अपने डिसीजन डिफेंड करते हुए नजर आए। इन यहाँ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेता है, डिफेंस जो है वो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट होगा, और ये नाउन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है, वेदर इट इज ऑब्जेक्ट ऑफ preposition or it is an object of a sentence, दोनों ही कंडीशन में you have got only two options, either noun or pronoun। अगर ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की बात करते हो तो नाउन या pronoun ही हो सकता है। We can clearly say that the defense is not a pronoun, that's why it will be called a noun। तो ये नाउन हो गया। अपने डिसीजन के डिफेंस में मिस्टर ओली हैड आर्ग्यूड, मिस्टर ओली ने आर्ग्यू किया, मिस्टर ओली ने ये बात तर्क में रखी दैट ही रिक्वायर्ड द सपोर्ट, कि उनको आवश्यकता है। ही यहाँ पे ओली के लिए दे रखा है, यहाँ पे पहले मान लो आई होगा, लेकिन जब नरेशन चेंज किया हुआ होगा तो फिर आई को चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन थे, इसके अकॉर्डिंग ही आ गया। रिक्वायर्ड आवश्यकता थी द सपोर्ट ऑफ ए 2/3 मेजोरिटी, किसकी? 2/3 बहुमत की। अब देखो 2 के साथ थर्ड्स आ रहा है, अगर यहाँ 1 होता तो थर्ड आता। 2/3 बहुमत की जरूरत है टू गवर्न द नेशन, देश में शासन करने के लिए। एंड हैड सॉट, और उन्होंने चाहा था। सॉट जो है वो सीक की थर्ड फॉर्म है, सीक, सॉट और फिर सॉट। ठीक है, तो ये इनको आवश्यकता है किसकी? इनको चाहत थी, इन्होंने चाहा था, क्या चाहा था? इन्होंने चाहा था री इलेक्शंस की, पुनः चुनाव करवाए जाएं, फिर से चुनाव करवाए जाएं। बट द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, हैज नाउ रेंडर्ड, उस निर्णय ने कर दिया है। रेंडर का मतलब होता है मेक या कोज टू बिकम,
या तो होता है मेक या फिर होता है कोज टू बिकम, या तो बनाना या बन जाना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने बना दिया है क्या, दैट इस चीज को मूट, मूट का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल, ठीक है, विवादास्पद, तो इस निर्णय को विवादास्पद कर दिया है, या फिर इसको यहां पे ऐसा भी कह सकते हो अनडिसाइडेड, कि इसको एक अनिर्णायक दौर में पहुंचा दिया है, अनसेटल्ड दौर में पहुंचा दिया है ना, ये भी मतलब होता है इसका, कंट्रोवर्शियल भी होता है। बाय रिस्टोरिंग, कैसे, बहाल करके, पुनः बहाल करके, बाय प्रपोजिशन है तो यहां आईएनजी आएगा। क्या पुनः बहाल करके, द स्टेटस क्वो एंटी, स्टेटस क्वो एंटी का मतलब होता है पूर्व स्थिति, जिस स्थिति में पहले था उस स्थिति में एज ऑफ, जैसे कि दिसंबर 2020 में स्थिति थी वही उसी स्थिति में बहाल करके इस डिसीजन को, ये जो निर्णय है ओली का, उसको इन्होंने बिल्कुल अनसेटल्ड कर दिया है। एक बार फिर से देखो, कहां से देखें, यहां से देख लो। तो अपने डिसीजन के डिफेंस में मिस्टर ओली ने आर्ग्यू किया था, कंजंक्शन लग गया दैट, कि उनको 2/3 बहुमत की जरूरत है सरकार देश चलाने के लिए, इसीलिए उन्होंने री इलेक्शंस की मांग की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो निर्णय है उस निर्णय को ऐसे बना दिया, क्या बना दिया, मतलब बिल्कुल अनडिसाइडेड, अनसेटल्ड दौर में पहुंचा दिया। कैसे, पहले की जो स्थिति 2020 वाली, दिसंबर वाली की संसद चल रही थी, उसी स्थिति को पुनः बहाल करके, ठीक है, तो उनका जो डिसीजन था उसको चलने नहीं दी उनकी। द कोर्ट ऑल्सो वेंट ऑन टू, ये वेंट ऑन टू जो है इसका मतलब ऐसा करते गए, गो ऑन टू, वेंट ऑन टू, इसका मतलब आप कंटिन्यूअसली कोई काम कर रहे हैं, उस दिशा में आगे बढ़कर आपने ये किया है। तो कोर्ट ऑल्सो, ऑल्सो का प्रयोग आप मैन वर्ब से पहले करते हैं, दो ही कंडीशंस होती हैं ऑल्सो की, ईदर बिफोर मैन वर्ब और बिफोर अ सेंटेंस, तो यहाँ पे वेंट से पहले है, तो ये ऑल्सो मैन वर्ब से पहले है। कोर्ट ने यहां तक कि एक काम और किया, क्या, स्क्रैप, स्क्रैप का मतलब यहां पे रद्द कर देना कह सकते हो। ऑल अपॉइंटमेंट्स, सारे के सारे जो अपॉइंटमेंट्स थे उनको रद्द कर दिया। किसने अपॉइंटमेंट किए थे, गवर्नमेंट ने। किसके बाद, आफ्टर द रिजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट ऑन दिसंबर 2020, दिसंबर 2020 में जो संसद को भंग करने के बाद जितने भी अपॉइंटमेंट सरकार ने किए, उन सारे अपॉइंटमेंट्स को कोर्ट ने क्या कर दिया, बिल्कुल स्क्रैप कर दिया, रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो कोर्ट ने यहां तक कि एक काम और किया कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी यहां पे अपॉइंटमेंट्स किए गए थे दिसंबर 2020 के बाद, संसद भंग करने के बाद, उन सारे अपॉइंटमेंट्स को इन्होंने क्या कर दिया, स्क्रैप कर दिया। हैविंग रिसीव्ड सच ए स्टिंगिंग रिब्यूक, स्टिंगिंग का मतलब क्या होता है, स्टिंगिंग का मतलब होता है थरो, THOROUGH, या फिर इसका मीनिंग होता है वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही कड़ा। और रिब्यूक का मतलब होता है, रिब्यूक का मतलब है स्कोल्डिंग, डांट, फटकार, रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई हैविंग रिसीव्ड, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, इसका मतलब होता है कोई भी काम करने के बाद। तो ये कह रहा है कि हैविंग रिसीव्ड सच अ स्टिंगिंग रिब्यूक, तो इतना बड़ी मतलब कड़ी फटकार मिलने के बाद, किसके द्वारा फटकार मिली है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, जो सही रास्ता है काम करने का मिस्टर ओली के लिए, शुड बी, राइट कोर्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, शुड इसकी वर्ब है, शुड मैन मॉडल ऑक्सिलरी है, इस कारण से V0 फॉर्म है, बेस फॉर्म है। तो इसलिए उनके लिए काम करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, वो तरीका होना चाहिए टू रिजाइन ऑन मॉरल ग्राउंड्स, की वो नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दें। बट नोइंग, लेकिन ये जानते हुए, द कॉम्बेटिव पॉलिटिशियन, अब ये नोइंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वैसे नोन के साथ में, नो के साथ आईएनजी नहीं लगता है, बट इफ इट हैज बीन यूज्ड एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म देन वी कैन यूज आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे ये वर्बल एडजेक्टिव का काम करेगा, इसलिए आईएनजी है, वरना वर्ब के रूप में इसके साथ आईएनजी कभी नहीं लगता, बट कंजंक्शन है। लेकिन ये जानते हुए कि ये आक्रामक पॉलिटिशियन है, कॉम्बेटिव का मतलब क्या होता है, आक्रामक, अग्रेसिव, लेकिन ये जानते हुए कि आक्रामक पॉलिटिशियन है, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, तो ये होने वाला है नहीं। दैट यहां पे आ रहा है कौन सी चीज के लिए, इस्तीफा देने वाली बात जो है उसके लिए, दैट को देखकर इज आ रहा है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है। गोइंग टू का मतलब है कि ऐसा होने जा रहा है, तो ये होने नहीं जा रहा है, ये नहीं होगा, ठीक है। एक बार फिर समझना कि ऐसा स्टिंगिंग रिब्यूक झेलने के बाद, ऐसा मतलब कड़ी आलोचना यहां पे झेलने के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सही एक्शन क्या होता उनके लिए कि वो नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देते। लेकिन हम जानते हैं कि वो एक आक्रामक पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन नाउन है, कॉम्बेटिव यहां पे एडजेक्टिव है, डिटरमिनर है, ये होगा नहीं, ठीक है। इसके बाद देखो द एनसीपीज वर्टिकल स्प्लिट, वर्टिकल स्प्लिट क्या होता है, जैसे मान लो ये एनसीपी है, ठीक है, एनसीपी है, अब एनसीपी को हमने दो भागों में वर्टिकली बांट दिया, इसका मतलब जो एक ये विशिष्ट नेता हैं, बड़े नेता है, वीआईपीज हैं, उनके नीचे फिर ऐसे एक पदानुक्रम है, हायरार्की है, ऐसा ही यहाँ पे है ना।
तो ये दो धड़ों में बट गया, ये वर्टिकल स्प्लिट है। एक धड़ा यहाँ पे ओली के नेतृत्व में आ गया, एक यहाँ माधव कुमार नेपाल और प्रचंडा उनके नेतृत्व में आ गया, है ना, ये हो गया वर्टिकल स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है विभाजन। तो फिर कह रहा है द एनसीपी इज वर्टिकल स्प्लिट, एनसीपी का जो वर्टिकल स्प्लिट है, विभाजन है, कितने भागों में, इनटू 2 नियर इक्वल फैक्शंस, लगभग 2 बराबर के धड़ों में, बराबर के ग्रुप्स में, इन पार्लियामेंट, संसद में, शुड अलाउ, शुड यहाँ पे पॉसिबिलिटी के लिए आ रहा है। शुड का प्रयोग आपने देखा होगा सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए, लेकिन यहाँ पे शुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए है। तो शायद ये क्या करेगा, अलाउ करेगा किस चीज को, द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू गवर्नमेंट, सरकार, एक नई सरकार के फॉर्मेशन को। कब, इफ द दहल नेपाल फैक्शन, यदि दहल और नेपाल वाला जो गुट है चूजेज, वो चुनता है टू सपोर्ट एन ऑल्टरनेटिव, कि यदि किसी विकल्प को चुनाव करता है तो फिर ये फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है। अब ये क्या चुनता है, क्या विकल्प चुनता है, देखो ऑल्टरनेटिव और ऑल्टरनेट, बोथ द वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स। ऑल्टरनेटिव का मतलब वैकल्पिक होता है, वेयरएज एक और डिटरमिनर होता है ऑल्टरनेट, इसका मतलब होता है एक छोड़कर दूसरा, ध्यान रखेंगे इसको। तो इट हैज ऑलरेडी प्लेस्ड, अब यहाँ पे ऑल्टरनेटिव के लिए कह रखा है, बता रखा है, थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ये फैक्शन के लिए इट आ रहा है, इसने पहले से ही प्रतिज्ञा कर रखी है किस चीज़ की, सपोर्ट टू नेपाली कांग्रेस की, वो एनसी को सपोर्ट करेंगे, एनसी का लीडर है शेर बहादुर देउबा, उसको सपोर्ट करेंगे। इफ द एनसी स्टेक्स क्लेम, यदि एनसी, ये जो नेशनल नेपाली कांग्रेस है और दय लगा हुआ है, ये राजनीतिक पार्टी के नाम से दय लगता है, यदि एनसी जो है स्टेक्स क्लेम, स्टेक क्लेम का मतलब होता है दावा ठोकना, यदि ये दावा करती है टू फॉर्म ए न्यू कोलिशन गवर्नमेंट, नई गठबंधन की सरकार बनाने का, तो उसको सपोर्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है, ये ऑल्टरनेटिव है इनके सामने। एक बार फिर समझना, एनसीपी का जो वर्टिकल स्प्लिट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ये स्प्लिट जो एक बराबर 2 धड़ों में बांट दिया है एनसीपी को, इस स्प्लिट से क्या होगा, यहां पे शायद नई सरकार बन जाए। सरकार नई कब बनेगी, यदि दहल नेपाल का जो गुट है वो अगर ऐसा चुनता है कि वो एक विकल्प का चुनाव, विकल्प को सपोर्ट करेंगे। वो विकल्प क्या है, विकल्प ये है कि इसने पहले ही ये प्रतिज्ञा कर रखी है। देखो ऑलरेडी जो है ये एक एडवर्ब है, ऑलरेडी आने पर प्रेजेंट परफेक्ट हम लगाते हैं सामान्यतया, इसी कारण देखो हैज के साथ थर्ड फॉर्म है। इसने पहले ही प्रतिज्ञा कर रखी है कि वो नेपाली कांग्रेस के नेता जो हैं शेर बहादुर देउबा को, उसको सपोर्ट करेंगे। कब, यदि नेपाली कांग्रेस जो है वो दावा करती है एक नई गठबंधन की सरकार बनाने का। ठीक है, द रिपीटेड चेंजेस, रिपीटेड पास्ट पार्टिसिपल है, चेंजेस यहां पे नाउन है। तो जो बार बार में होने वाले बदलाव हैं, जो रिपीटेड चेंजेस हैं, किसमें, गवर्नमेंट में, शुड नॉट सरप्राइज, तो शायद ये सरप्राइज ना करें एनीवन, किसी को भी। शुड यहां पे फिर से यहां पे एक कह सकते हो पॉसिबिलिटी के लिए आ रहा है, या फिर नहीं करना चाहिए, तो ये कोई सरप्राइज मतलब नहीं करेंगे। जो बार बार में होने वाले बदलाव हैं वो शायद ही किसी को सरप्राइज करें। कारण क्या है, एज कंजंक्शन है, नेपाल सब्जेक्ट है तो हैज। नेपाल का एक इतिहास रहा है, किसका, अनस्टेबल रेजिम्स। रेजिम्स का मतलब क्या होता है, रेजिम का मतलब होता है सिस्टम, गवर्नमेंट, सिस्टम, गवर्नमेंट। तो नेपाल का इतिहास रहा है कि यहाँ पे जो भी सरकारें रही है वो अस्थिर रही हैं, एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस, और बार बार बदलाव आते रहे हैं। किन में, इन सिंह दरबार ऑक्यूपेंट्स। सिंह दरबार का मतलब यहाँ प्रधानमंत्री आवास मान लो, ठीक है, ये प्रधानमंत्री आवास के लिए है कि प्रधानमंत्री यहाँ बदलते रहे हैं। ऑक्यूपेंट्स का मतलब जो भी इस आवास में रहने वाला व्यक्ति है, मतलब प्रधानमंत्री है, वो बदलता रहा है। सिंस द एंड ऑफ, कब से, जब से एब्सोल्यूट मोनार्की, एब्सोल्यूट पूर्ण मोनार्की का मतलब राजतंत्र, तो ये राजा के द्वारा शासन होता है। तो जब से राजतंत्र का अंत हुआ है इन 1990 से, तब से यहां पे बार बार सरकारें बदलती रही है, ऐसा इसका इतिहास रहा है। तो रिपीटेड चेंजेस सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब शुड नॉट सरप्राइज है ना। इन प्रीपोजिशन है, गवर्नमेंट इसका नाउन है, इसका ऑब्जेक्ट है। तो सरकार में बार बार में होने वाले बदलाव हैं वो शायद किसी को सरप्राइज ना करें। कारण ये है कि नेपाल जो है उसका इतिहास रहा है अनस्टेबल रेजिम्स का। अनस्टेबल एडजेक्टिव है, रेजिम यहाँ पे नाउन है, रेजिम का मतलब सिस्टम या गवर्नमेंट होती है, और बार बार बदलाव रहे हैं, चेंजेस नाउन है, फ्रीक्वेंट एडजेक्टिव है। किसमें, सिंह दरबार ऑक्यूपेंट्स में, मतलब प्रधानमंत्री जो आवास है वहाँ पे आने वाला आदमी बार बार में नए नए रहे हैं। कब से ऐसा चल रहा है, जब से एब्सोल्यूट मोनार्की, पूर्ण स्तर जो पूर्ण राजतंत्र हुआ करता था वो 1990 में इसका अंत हो गया, तब से लेकर अब तक ऐसा चल रहा है। बट द एनसीपी मिस्ड द हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी, लेकिन एनसीपी ने, ये फिर से राजनीतिक पार्टी का नाम है, इस कारण द है, बट यहाँ कंजंक्शन है, मिस्ड इसकी वर्ब है। एनसीपी ने मिस कर दिया अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी, के ऐतिहासिक अवसर खो दिया। लेकिन एनसीपी ने एक ऐतिहासिक अवसर खो दिया आफ्टर इट केम टू पावर, जब ये सत्ता में आई थी उसके बाद। इट यहाँ पे एनसीपी के लिए है। विद अ 2/3 मेजोरिटी, इसको 2/3 बहुमत था इन द बाई कैमरल फेडरल पार्लियामेंट। बाई कैमरल द्विसदनीय, फेडरल संघीय
पार्लियामेंट संसद, तो 2 सदनों वाली संघीय जो संसद है उसमें यहां 2/3 इसको बहुमत था, ठीक है, जब ये सत्ता में आई थी, लेकिन इसने ये हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी हाथ से निकाल दी। एंड इन द 6 of 7 प्रोविंसेज, और ये 7 जो क्षेत्र थे उनमें से 6 में इसका प्रभुत्व था, 6 में इसका डोमिनेंस था, उसके बावजूद इन्होंने मेजोरिटी अपने हाथ से निकाल दी, ठीक है। बाई कैमरल याद रखना, बाई लगा रखा तो 2 है, कैमरल सदन के लिए उसका द्विसदनीय व्यवस्था। मिस्टर ओली कुड हैव यूज्ड, कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, इसका मतलब ऐसा कर सकते थे, ठीक है। तो मिस्टर कोहली यूज कर सकते थे किसको, द मैंडेट, जनादेश को। जनादेश कब मिला था, 2018 में। टू इंश्योर किसके लिए यूज कर सकते थे, सुनिश्चित करने के लिए, क्या, अस्टेबल रेजिम, कि स्थायी शासन मिले। एंड गवर्नेंस, और शासन मतलब यहां पे रूलिंग के लिए गवर्नेंस है। एंड डेवलपमेंट इन ए कंट्री, और देश में विकास सुनिश्चित कर सकते थे। कौन सा विकास, मतलब कौन सा देश, बेटर्ड, जो डिस्ट्रॉय कर दिया गया, छत विछत कर दिया गया, डैमेज कर दिया गया, कब, बाय द 2015 अर्थक्वेक, 2015 के भूकंप से, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता से। एंड नाउ द कोविड-19 थ्रेट, और अब कोविड-19 के खतरे से, थ्रेट का मतलब खतरा। मिस्टर ओली कुड हैव यूज्ड, मिस्टर ओली सब्जेक्ट, कुड हैव यूज्ड इसकी वर्ब, कुड मॉडल ऑक्सिलरी, इसके साथ V0, हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज्ड, ठीक है। तो मिस्टर ओली मैंडेट का, मैंडेट नाउन है, द डिटरमिनर है। जनादेश का, जो 2018 मिला था इनको जनादेश, उसका इस्तेमाल कर सकते थे किसके लिए, स्टेबल रेजिम को इंश्योर करने के लिए। और किसको इंश्योर करने के लिए, गवर्नेंस को और डेवलपमेंट को, एक ऐसे देश में जिस देश में अ कंट्री अ डिटरमिनर है, कंट्री यहां पे नाउन है, ऐसे देश में जो कि 2015 के अर्थक्वेक के द्वारा क्या हो गया था, डिस्ट्रॉय या डैमेज हो गया था। और किससे डैमेज हुआ, राजनीतिक अस्थिरता से। और किससे, अब जो वर्तमान में कोविड-19 थ्रेट है उससे। हिज गवर्नमेंट सिंगुलरली, सिंगुलरली का मतलब होता है भाई एक्सट्रीमली, पूरे तरीके से, या फिर आप इसको कह सकते हो अनयूजुअली, असामान्य तरीके से, ये दोनों ही मीनिंग देगा ये। तो कह रहा है उनकी जो गवर्नमेंट है, उनकी जो सरकार है, वो मतलब असामान्य तरीके से फेल रही है ऑन मोस्ट काउंट्स, अधिकांश काउंट्स पर, काउंट्स का मतलब आधार है। ए पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन जो होता है, जिस बिंदु पर हम विचार करते हैं उस बिंदु को हम काउंट बोलते हैं, इसलिए यहां पे काउंट का मतलब आधार मान लीजिए। और मोस्ट यहां पे अधिकांश का मीनिंग देता है, मोस्ट बराबर ऑलमोस्ट हो, मोस्ट का मतलब अधिकांश हो, तो मोस्ट से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। उनकी जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल मतलब असामान्य ढंग से अधिकांश आधार पर असफल रही। एंड ही एंड अदर एनसीपी लीडर्स, और वो और अन्य जो एनसीपी नेता है, कुड नॉट वर्क, वो काम नहीं कर सके एज ए कोहेसिव यूनिट, किस रूप में, एक यूनाइटेड इकाई के रूप में। कोहेसिव का मतलब यूनाइटेड, वर्किंग टुगेदर को बोलते हैं, ठीक है। तो वो और उनके एनसीपी लीडर्स जो हैं वो एक यूनाइटेड यूनिट के रूप में काम नहीं कर सके। द इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट का मतलब मतदाता होता है, ठीक है। इलेक्टोरेट प्लूरल नाउन होता है, लिख लेना ये बात, इलेक्टोरेट जो होता है वो प्लूरल नाउन होता है, ये सिंगुलर नहीं है। तो इलेक्टोरेट्स एक्सपेक्टेशंस, जो मतदाताओं के आशाएं हैं, किसकी, स्टेबल रेजिम की। मतदाता चाहते हैं कि उनको एक स्थायी सरकार मिले, स्थायी सिस्टम मिले। द फर्स्ट इलेक्टेड वन, ये पहली चुनी हुई सरकार थी सिंस द प्रोमulgation ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, कब से, जब से इसके संविधान का अनाउंसमेंट हुआ था। प्रोमulgation का मतलब अनाउंसमेंट होता है, प्रोमulgation का मतलब स्प्रेड होता है, तो यहां पे इसका मतलब अनाउंसमेंट से है। तो जब से इसके संविधान का अनाउंसमेंट हुआ था, संविधान यहां लागू हुआ था, तब से ये पहली बार स्टेबल रेजिम यहां पे देखने को मिल रहा था। हैव बीन बिलाइड, तो ये कह रहा है ये जो एक्सपेक्टेशंस है मतदाताओं की, उनको जुठला दिया गया। बिलाई का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्ट करना, उसका खंडन कर दिया गया, कॉन्ट्राडिक्ट। तो उनके मतदाताओं की आशाओं का कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। यट अगेन, एक बार फिर से, यट अगेन का मतलब एक बार फिर से, बार बार कोई घटनाक्रम घट रहा है तो ये एक बार फिर से ऐसा हुआ। ड्यू टू, किस कारण, द फेलियर ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप, राजनीतिक नेतृत्व की असफलता के चलते। द डिटरमिनर फेलियर नाउन, ठीक है। द इलेक्टोरेट्स एक्सपेक्टेशंस, मतदाताओं की जो आशाएं हैं। ऑफ ए स्टेबल रेजिम, कैसी आशाएं, एक स्थिर सरकार की, ठीक है। अब यहां पे सीधा जुड़ दो इससे, तो ये आशाएं जो हैं हैव बीन बिलाइड, पैसिव वॉइस है, इनको जुठला दिया गया है, इनको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया गया है एक बार फिर से, किसके चलते, राजनीतिक नेतृत्व की असफलता के चलते। यहां पे क्या है, ये पहली इलेक्टेड वन है, पहली चुनी हुई सरकार है। कब से, जब से इसके संविधान को प्रोमulgate किया गया था, इसके संविधान का अनाउंसमेंट किया गया था, ठीक है। आगे बात करें रिवीजन की, तो बिलाई का शब्द का मतलब होता है क्या, बिलाई का मतलब है कॉन्ट्राडिक्ट। तो फर्स्ट को हम जोड़ देंगे किससे, डी से। बिलाई का मतलब है कॉन्ट्राडिक्ट करना, खंडन करना। कोहेसिव शब्द है, इसका मतलब यूनाइटेड होता है, एकजुट होने को बोलते हैं, तो यहां जोड़ देंगे हम ई। फिर तीसरा है बेटर,
बेटर का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना, तो यहां जोड़ देंगे आप ए। इसके बाद स्टिंगिंग शब्द है, स्टिंगिंग का मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग को बोलते हैं, स्टिंगिंग का थरो को बोलते हैं। हमने देखा था ना स्टिंगिंग रिब्यूक, कड़ी आलोचना, तो वैसा ही है, स्टिंगिंग को जोड़ देंगे वेरी स्ट्रॉन्ग से, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। और एक रिब्यूक है, रिब्यूक का मतलब रेप्रीमेंड है या स्कोल्डिंग है, इसको जोड़ देंगे सी से, डांट फटकार को बोलते हैं। ठीक है, अब बात करें ट्रांसलेशन की, तो चलो तुरंत दिल्ली निकलते हैं। तुरंत के अर्थ में एक तो देखो इमीडिएटली यूज करते हैं, तो वो तो आपको पता ही है। यहां मैंने एक फ्रेज यूज की है, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, इसका मतलब होता है तुरंत। तो लेट्स लीव फॉर दिल्ली, चलो दिल्ली के लिए निकलते हैं। चलो जयपुर के लिए निकलते हैं, लेट्स लीव फॉर जयपुर। हम कहें चलो मुंबई के लिए निकलते हैं, लेट्स लीव फॉर मुंबई। तुरंत, तो तुरंत के लिए एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। इसके बाद में यह मेरे लिए पर्याप्त है, ये बोलना है, तो इट्स एम्पल फॉर मी। सफिशिएंट भी कह सकते हो, एनफ भी कह सकते हो, एम्पल भी कह सकते हो। इसके बाद में छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना बंद करो। काम बंद करने के लिए कहना है तो स्टॉप तो लगेगा। स्टॉप अपने साथ में लेता है जेरेंड, जेरेंड लेता है, तो यहां पे देखो मेकिंग, स्टॉप मेकिंग व्हाट अ फस ओवर ट्रिफल, तो यहां पे ट्रिफल छोटी मोटी बातों को बोलते हैं। फस करना, इसका मतलब बतंगड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना, तो स्टॉप मेकिंग अ फस ओवर ट्रिफल। ये आपके ट्रांसलेशन के रहे। तो दोस्तों ये था इस वीक का अंतिम एडिटोरियल। फ्राइडे तक हम एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। अब हमारी मुलाकात होगी मंडे को एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।